हेलो माय डियर चैंपियंस एंड माय फ्रेंड्स। और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई रिवीजन की टेक्निक लेकर आया हूं। जैसा आप सब लोगों का जेई का एग्जाम, नीट का एग्जाम और क्लास 11 12 सबका एग्जाम पास आ रहा है, तो मुझे लगा जो मेरा टेक्निक होता है रिवीजन करने का वो आपसे शेयर करूं, कैसा आपको लगता है उसके बारे में। फिर जैसा आपका उसके ऊपर फीडबैक होगा अपन आगे इसको लेके चलते चले जाएंगे। ये जो सीरीज होगी या फिर जो लेक्चर है इसका नाम है इंटरलिंकिंग, कैसे आप कॉन्सेप्ट्स के बीच में इंटरलिंक करते हो। ठीक है, और ये आपका इंटरलिंकिंग पार्ट 1 होगा। ठीक है, चलो फिर खेल को शुरू करते हैं। और मुझे लगता है काफी आपके लिए फ्रूटफुल होगा, तो इस वीडियो को अपना आराम से ध्यान से देखिए। और इसका पर्पस सिर्फ एक है कि आप ऐसा जो है थिंकिंग प्रोसेस आप हर सब्जेक्ट में अपने डेवलप कर पाए, आइदर इट इज बायो और फिजिक्स और कोई भी सब्जेक्ट के लिए जिसके लिए आपको इसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो चालू करते हैं, आ जाओ। मान लीजिए बेटा आपके पास क्या है, आपके पास CH4 मॉलिक्यूल है। ठीक है, CH4 एक क्या है, मॉलिक्यूल है। ठीक है, मैं इसको कितनी भी तरीके से तोड़ सकता हूँ, ये सबका इंडिपेंडेंट हो सकता है। हो सकता है मेरा इंटरलिंकिंग आपका बिल्कुल अलग हो। तो मैं CH4 मॉलिक्यूल है, और मे भी मैं ही इसी बात को अगली बार बताऊं तो किसी और तरीके से बताऊं। तो CH4 मॉलिक्यूल है, ये किससे मिलकर बना है, एटम से। कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। ठीक है, एटम है कार्बन। कार्बन का अगर एटम है तो एटॉमिक नंबर होगा इसका, कार्बन का 6 होता है। इसके 3 आइसोटोप होते हैं, 12 13 और 14। उसी तरीके से हाइड्रोजन के 3 होते हैं, जो है प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम, जो तुम लोग जानते हो। 1H1 1D2 1D3। ठीक है, तो ये क्या है, ये अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका। 666 एटॉमिक नंबर हो गया, और ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, 1s2 2s2 2p2। ठीक है बेटा, ये उसका मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। इसका क्या होगा, 1s1। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस बेसिस पे लिखते हैं, बताते चले जाओ, दिमाग में आंसर करते जाओ। किससे आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अफबाउ लॉ से। किससे बेटा, अफबाउ लॉ से। मजा आएगा खूब खूब इस पे, इसमें अफबाउ लॉ से। ठीक है, अफबाउ लॉ किसके ऊपर बेस्ड है, N+L जो है के जो है बेसिस पे है ये, कि N+L की वैल्यू जैसे बढ़ती चली जाएगी, एनर्जी ऑफ सेल्स बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि, और उसी अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन हम उनमें फिल करते चले जाएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में। अगर बेटा N+L है, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं, अगर मेरे पास 4s है बेटा, 3d है बेटा, 2p है बेटा, कुछ भी ले सकते हो तुम, 5s है आपके पास, तो इन सब को मैं बोलूं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज करिए आप। तो N+L के हिसाब से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, क्योंकि L की वैल्यू S के लिए 0, D के लिए 2 और P के लिए 1। ये हो जाएगा 5। तो क्या सीखने को मिला यहाँ पे अपने को, कि N+L के हिसाब से ये ऑर्डर हो गया। अगर दो N+L की वैल्यू बेटा सेम आ जाती है तो आपको क्या करना है, उसमें जो जिसका N का वैल्यू बड़ा होगा उसकी एनर्जी को ज्यादा लेना है। तो यहाँ पे एनर्जी किसकी ज्यादा होगी बेटा, देखते रहना। यहाँ पे एनर्जी किसकी होगी, 5s, उसके बाद किसका 3d, उसके बाद किसका 4s, उसके बाद किसका 2p। ये क्वेश्चन पूछ रखा है मेंस में, नीट में कई बार। ठीक, लेकिन ये बात तुम लोग भूल जाते हो बेटा, क्या कि N+L जो रूल है वो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए, किसके लिए है, एक मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए। मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए क्या होता है, ये मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए बेटा, एक मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए कहानी बदल जाती है। मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए, मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए बेटा क्या होता है, मेरे पास जो एनर्जी लेवल बताने का तरीका होता है वो सिर्फ एन के बेसिस पे बताते हैं। मतलब भैया, यानी कि वहां पे 1s 2s 2p का एनर्जी सेम होगा, 3s 3p 3d का एनर्जी सेम होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो भैया, बिकॉज बेटा एक मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, और वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फील करता है। जबकि एक मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन भी फील करता है, और अपने साथ वाले इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कहते हैं, रिपल्सन भी फील होता है, उसको कह सकते हो। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, डीजेनरेसी ऑफ द ऑर्बिटल्स इन द सेम सेल विल बी डिफरेंट।
उसकी वैसे उनकी डीजेनरेसी अलग हो जाती है, इसीलिए 2s का एनर्जी लेवल अलग, 2p का अलग, 3s का अलग, 3p का अलग। क्यों? क्योंकि इसीलिए हम जो है, क्योंकि ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि वो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से ऐसा हुआ, उनकी डीजेनरेसी लॉस हो गई। ठीक, इसीलिए हम एनर्जी ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में n प्लस एल यूज करते हैं, और एनर्जी ऑफ मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में बेटा क्या यूज कर सकते हैं? n की वैल्यू डायरेक्ट डायरेक्ट यूज करके हम बताएंगे। तो ये सब के सब ये भी क्वेश्चन पूछ रखा है मेंस में। ठीक, चलिए, अब अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, अगर आपने बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, तो एक चीज और देखते हैं अपन। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 रख लिया, तो इस वाले में जो 2p2 लिखा हुआ है बेटा, 2p2 लिखा हुआ है यहाँ पे ना, अगर मैं कहूं व्हाट इज द क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्ड इन द कार्बन एटम, तो अगर 2p2 में हमको क्वांटम नंबर बताना है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बना के देख लो, देखो p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही गए। जो बेटा m की वैल्यू होती है वो -L2 प्लस l होती है। l की वैल्यू p के लिए कितनी होती है? बोलो 1, तो -1 0 और 1, तो m की वैल्यू कितनी हो गई? 0। बेटा s की वैल्यू कितनी हो गई? +12। अगर मैं जो अपवर्ड ओरिएंटेशन में है उनको अगर मैं बोलता हूँ, जो इस तरह की ऊपर की तरफ है उनको अगर मैं +12 मानता हूँ, तो नीचे वालों को ना -12, अगर इनको -12 मानता हूँ तो उनको +12 मानना पड़ेगा। तो ये बात मुझे ध्यान रखनी है। अब इसमें n क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो सेल का साइज बताता है। l जो होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर जो सेल का शेप बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो ओरिएंटेशन बताता है। स्पिन क्वांटम नंबर जो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है वो ये बताता है। तो क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट द एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एक एटम में किसी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट एड्रेस बताने के लिए हमारे पास क्वांटम नंबर्स हैं। ठीक है, मतलब जैसे मान लो मैं अभी अर्थ पे हूं, इंडिया में हूं, बैंगलोर में हूं, बैंगलोर के अंदर डोमलूर में हूं, डोमलूर के अंदर जो है अन अकेडमी में हूं, अन अकेडमी में जो है थर्ड फ्लोर पे हूँ, थर्ड फ्लोर पे स्टूडियो नंबर 3 में हूँ, स्टूडियो नंबर 3 में राइट साइड में खड़ा हूँ या बैठा हूँ। इस तरीके से मैं अपना एड्रेस क्या कर सकता हूँ? बता सकता हूँ, एग्जैक्ट एड्रेस। उसी तरीके से क्वांटम नंबर क्या होता है? किसी इलेक्ट्रॉन का एक एटम में एग्जैक्ट एड्रेस बताता है। हम रिवीजन कर रहे हैं तो बहुत डिटेलिंग में मैं नहीं जा रहा हूँ। अब देखो, अब यहां तक तुम पहुंच गए चीजों को लेके। अब एक काम करते हैं, अगर हम यहां तक पहुंच गए तो हम लोग CH4 को लिए थे मॉलिक्यूल को। अब चलो, अच्छा, CH4 मॉलिक्यूल एक ग्रीन हाउस गैस माना जाता है। क्या? ग्रीन हाउस गैस। चलो, अगर CH4 मॉलिक्यूल बेटा ग्रीन हाउस गैस है, तो और कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो ग्रीन हाउस गैस में आएंगे या ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करेंगे? वो कौन से होंगे? CO2, H2O, N2O और O3। अच्छा, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब होता है जो क्या होना चाहिए जब सनरेज अर्थ पे आते हैं, तो क्या होता है? अर्थ के सरफेस से कुछ टाइम के बाद रिफ्लेक्ट बैक होके चले जाना चाहिए, लेकिन होता क्या है, कुछ ये मॉलिक्यूल्स हैं जिनका जो साइज होता है वो जो हीट वेव्स या सन से रेज आती हैं उसके रेंज में होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये मॉलिक्यूल्स उस हीट वेव्स को या फिर जो है सनलाइट को अपने अंदर ट्रैप करके रख लेते हैं कि वापस वो जाने नहीं पाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, तो अब ये इनका टेम्परेचर बढ़ गया अगर इन्होंने हीट वेव्स या फिर सनलाइट को अपने अंदर वो बंद करके रखा, तो जिसकी वजह से ओवरऑल अपने अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करने लगा है। जैसे जैसे मेरे एटमॉस्फेयर में CO2 का अमाउंट या N2O का अमाउंट, O3 का अमाउंट या H2O वाटर वेपर्स का अमाउंट बढ़ता जाएगा, उसकी वजह से एज अ होल अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिसको हम क्या करते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? क्लाइमेट चेंज वगैरह बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो अच्छा, CO2 हो गया, H2O हो गया, N2O हो गया, O3 हो गया, तो इसमें एक चीज अपन और देख सकते हैं क्या? O3 ओजोन है, ये कहां पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फियर में मिलता है, स्ट्रेटोस्फियर में मिलता है। अच्छा, अब N2O क्या होती है? अच्छा, N2O तो लॉफिंग गैस को बोलते हैं। अच्छा, N2O लॉफिंग गैस है, N2O एक न्यूट्रल ऑक्साइड भी है। ठीक है, न्यूट्रल ऑक्साइड है। अच्छा, न्यूट्रल ऑक्साइड अगर N2 है तो और कौन से न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं वो बता दो। तो बेटा न्यूट्रल ऑक्साइड कौन से होते हैं? हंस, नो, मरो, ऐसे अपन याद करते हैं। ठीक है, हंस, नो, मरो, यानी कि N2O, NO और CO ये क्या है? न्यूट्रल ऑक्साइड है अपने पास।
अच्छा, सीओ क्या होता है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये कब बनता है? इनकम्प्लीट कंबशन से बनता है। अच्छा, इसमें एक चीज और पढ़ते हैं कि इसको साइलेंट किलर भी बोलते हैं। क्यों साइलेंट किलर? इसलिए बोलते हैं बेटा कि सीओ को जब हम लोग जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो पुराने टाइम पे गांव में लोग ठंडी वगैरह में सारे खिड़की दरवाजे बंद करके कोई लकड़ी वकड़ी जला के सो जाते थे वैसे ही। अब उसमें होता क्या था? इनकम्प्लीट कंबशन से सीओ निकलता था। अब जो ब्लड के अंदर जो आयरन होता है, उसकी टेंडेंसी क्या होती है? उसकी टेंडेंसी 400 या 300 टाइम्स ज्यादा होती है जो है कॉम्प्लेक्स बनाने की सीओ के साथ इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन से ज्यादा तेजी से वो कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या करता है? वो कंबाइन होता है। तो उससे कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिसकी वजह से क्या होगा? ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो गई, क्योंकि आयरन किस लिए काम आता है? ऑक्सीजन कैरियर होता है ना आयरन ब्लड में। तो क्या हो गया? उसने इससे कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स बना लिया। बॉडी में क्या हो गया? जो है पूरे खून में O2 की कमी हो गई, जिसकी वजह से आदमी सोते सोते ही पहले निपट लेता था। तो ये बेटा एक और कहानी हो गई सीओ के बारे में। अब एक और चीज सीओ के बारे में पढ़ा है तुमने, तो सीओ प्लस H2 तुमने पढ़ा है, सिन या वाटर गैस? ये भी मेंस का सवाल है और नीट का। सिन गैस और सिंथेसिस गैस एंड वाटर गैस, इसका नाम ही है सिन गैस और वाटर गैस। अच्छा, सीओ प्लस N2 भी कोई चीज होता है जिसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। बिल्कुल। तो ऐसी चीजों को आपको लिंक करना है, प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, बस लिंक करते चले जाओ चीजों को लेके। अच्छा, अगर ये न्यूट्रल ऑक्साइड हैं तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी होंगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं, या एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों से कंबाइन होते हैं। तो अगर मैं एम्फोटेरिक की बात करूं बेटा जी, तो एम्फोटेरिक में कौन से होंगे? एक ट्रिक है हमारे पास जिससे हम चीजों को याद करते हैं एम्फोटेरिक वालों को, देखना जरा। जनाबे आली गाएं शुना करें वो शब आसमानों के प्रभु, मानो के प्रभु। एन मेटल+4, ये सबके सब बेटा क्या होंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। देखो, जनाबे में कौन है? Zn। यहाँ कौन है? बेरिलियम। यहाँ कौन है? एल्युमिनियम। ये कौन है? गैलियम। सुना में कौन है? टिन, Sn। करे में कुछ नहीं, वी का मतलब वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, V2O5। ठीक है। Sb में कौन है? एंटेमन। As में कौन है? आसमानों में। As में कौन है? आर्सेनिक। के में कौन है? कोई नहीं। प्रभु में कौन है? Pb। और क्या? मेटल+4। अब दो चीज लोग भूल जाते हैं, इसके पूरा पढ़ने के बाद भी भूल जाते हैं। क्या? फटाक से चीजें भूल जाते हैं। ये सारी चीज कैसे भूल गए? फटाक से। इसको मैं किसी और तरीके से, देखो मेरे दिमाग में तुरंत आया कि ये वाली चीज तो लोग बताते ही नहीं है, तो मैं इसको तुरंत ही बताता हूं तुमको। देखो, इसको फेटे से याद कर लो। इसमें क्या है? Fp+3 भी बेटा और टेलेरियम+4 भी, ये दोनों दोनों भी एम्फोटेरिक होता है। अब सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड पूरे पीरियोडिक टेबल के बीच में क्या है? आपने पढ़ लिए सारे के सारे एम्फोटेरिक। इसमें से बहुत बार मेंस में सवाल और आपको नीट में सवाल देखने को मिल जाएगा। इवन ये सारा जो पढ़ रहे हो आप, हेल्पफुल होगा आपको, जो भी जेई एडवांस के लिए भी एक बार प्रिपेयर कर रहा होगा। मैं आपको एक इनसाइट दे रहा हूं सब्जेक्ट का कि इस तरह भी सब्जेक्ट को रिवाइज और पढ़ सकते हैं। ये टोटल डिपेंड करेगा कि आपका उस सब्जेक्ट पे ग्रिप क्या है। फिर आगे बढ़े, आ जाओ फिर सोचते हैं कुछ। चलो, और क्या सोचा मैंने कि अगर CH4 है और ये ऐसे बना हुआ है, देखना बहुत मजा आता है इसमें, मुझे बहुत मजा आता है इसमें लिटरली। तो एक बार आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको भी बहुत मजा आने लगा इस चीज में। तो मैंने क्या किया इसमें बेटा, देखना जरा, कि मैंने देखा कि अरे, ये कार्बन और हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया है और कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, मतलब कोई ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी। तो मैंने देखा कि इसके बीच में इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.5, इसका होता है 2.1। अच्छा, उससे क्या हो गया? अरे, इससे बहुत इंपॉर्टेंट एक बात हुई कि हम मिथाइल ग्रुप के बारे में बार बार पढ़ते रहते हैं। बार बार मिथाइल ग्रुप के बारे में पढ़ते रहते हैं कि वो प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। क्यों दिखाता है भाई? क्योंकि कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा अपने साइड बेटा, और जब पुल कर लेगा तो क्या होगा? कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और जब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन किसी को ये दे सकता है, इसलिए मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है। अच्छा, अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है?
FOClN, इसी ऑर्डर में 4 पाउलिंग स्केल पे। पाउलिंग स्केल क्या होती है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल होती है जिसके ऊपर हम इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे रखे हैं। और भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल्स कौन सी होती हैं? अब दिमाग लगाना शुरू करो। अच्छा ये ऐसे ऐसे, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं? ये ऐसे ऐसे। अब देखो FOCl, तो ये हो गया F, ये हो गया 3.5, ये हो गया 3.2, ये हो गया 3। अच्छा, और ये आयरन जो मैक्सिममली यूज होते हैं, इसका आयरन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.6 हो गई। सीजियम के बेटा होता है 1.0। ये पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। कौन सा? सीजियम। ठीक है, अब देखेंगे आगे थोड़ा। तो एक नई बात और पता चली तुम लोगों को। अच्छा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हो ही गई है, तो जरा मुझे ये बताओ कि इसका वो क्या होगा। डायपोल मोमेंट भी देख लेते हैं। बिल्कुल। अब देखो बेटा, डायपोल मोमेंट में हमेशा एरो बेटा उसकी तरफ हम बनाते हैं जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसकी तरफ, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये इसकी तरफ, इसकी तरफ और इसकी तरफ। एज अ होल ये नीचे की तरफ वेक्टर आ रहा है और एज अ होल यहां से ऊपर की तरफ वेक्टर आ रहा है, तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट जीरो हो गया। अच्छा, और कौन है जिनका डायपोल मोमेंट जीरो हो सकता है? हैं और भी हैं। कौन? CCl4। ऐसे अपने आप को तुम चीजों से अवगत कराओ कि इस तरीके से चीजों को मैं इंटरलिंक कर सकता हूं। ये भी यहाँ पे भी म्यू जीरो है, एज अ होल ऊपर, एज अ होल नीचे। और कौन है जिसका डायपोल मोमेंट जीरो हो सकता है? अरे CO2। खत्म हो गई बात ना। चलो, अच्छा, ये सारे हो गए जिनका डायपोल मोमेंट जीरो हो गया। और कुछ भैया? और भैया यहीं तक है क्या? खत्म हो गया क्या? मैंने कहा नहीं, अभी तो खेल शुरू हुआ है। अच्छा, अब देखो, अब रिलेट करते हैं। जैसे मान लो CH4 है, तो CH4 क्या है? सिंपलेस्ट जो है, ये क्या है तुम्हारा? हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है, सिंपलेस्ट एल्केन है। तो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा? RX हो गया। ठीक है, अब यहां पे तुम क्या कर सकते हो? Zn प्लस HCl डाल सकते हो, डाइल्यूट HCl। ठीक है, यहां से क्या होगा? ये ZnCl2 बना लेता है और यहाँ पे H2 गैस रिलीज करता है। वो H और H यहाँ लाके इसको तोड़ देते हो। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्केन का हो गया। अच्छा, और कौन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन हो गए? तो वो कौन से हैं? कौन से हैं वहां पे? अरे एल्कीन का रिडक्शन करवा के फ्रॉम एल्कीन, याद है ना? H2PD इसके, सॉरी, H2PT PD इसके ऊपर Ni डाल के करा सकते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन करवा के, और कौन से? कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, और कौन सा? अभी ऊपर जो है एल्किल हैलाइड्स तुमने बना ही लिया, एल्किल हैलाइड से। और कोई? और भी दिमाग लगाओ, और भी कुछ नेम्ड रिएक्शंस हैं, मैं हिंट दे रहा हूं। तो ये हो गया। अच्छा, अब ऑर्गेनिक में चले गए तो फिजिकल केमिस्ट्री बचा है, वहां पे भी चल लो। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, इनऑर्गेनिक में थोड़े बाद में चलेंगे, चलो फिजिकल केमिस्ट्री में चल लेते हैं। मैंने कहा फिजिकल में चल लो। CH4 है, तो ये एक मॉलिक्यूल है और जो कि नॉन लीनियर है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 3n होगा इसका। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने टाइप का होता है? इसमें रोटेशनल होगा, पहले ट्रांसलेशनल लिख लो, ट्रांसलेशनल। और क्या बेटा? रोटेशनल। और कौन सा? वाइब्रेशनल, जो हाई टेम्परेचर पे होता है। तो भैया एन क्या होता है? ये तो कोई बताता ही नहीं है, सबको लगता है बच्चों को आता ही होगा। अरे नहीं, एन नंबर ऑफ एटम्स होंगे उस मॉलिक्यूल में। तो 5 एटम है CH4 में, 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन, तो 3 5 जा 15। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा इसका? 15। ट्रांसलेशन कितना होता है? 3। नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में रोटेशनल कितना होता है? 3। लीनियर वाले में 2 होता है, ध्यान रखना, रोटेशनल। ये 3 3 6 हो गया, तो ये कितना हो गया? तो इसको लिख देते हैं 3n-6। एट हाई टेम्परेचर होता है, तो ये कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक है, तो डिग्री ऑफ जो है फ्रीडम के बारे में पता चल गया। और तुमको पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं? R/2 से मल्टीप्लाई करके। तो 3R/2 हो जाएगा ट्रांसलेशनल, रोटेशनल हो जाएगा 3R/2, ऐसे करके निकालते हैं। तो R क्या होता है? R गैस कांस्टेंट होता है। तो Cp-Cv = R होता है। तो Cp क्या होता है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। Cv क्या होता है? जो है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, तो फिर Cp और Cv के बारे में पता चल गया। तो होता क्या है Cp और Cv? हीट कैपेसिटी होती है। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी होती है किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए या 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जो हमको टेम्परेचर देना पड़े,
वो सारे सब्सटेंस के लिए अलग अलग होगा। तो हीट कैपेसिटी कितने टाइप की होती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, पढ़े हो ना तुम लोग? ये सारी चीजें पढ़े हो तुम लोग? स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा, फिर मोलर हीट कैपेसिटी किसके लिए डिफाइंड है? 1 मोल के लिए डिफाइंड है, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड हमेशा वो सेम होगी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसके लिए डिफाइंड है बेटा? 1 ग्राम के लिए डिफाइंड है। तो क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और जो है मोलर हीट कैपेसिटी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगी? बिल्कुल होगी। इस तरीके से चीजों को आपको रिलेट करना है, मजा आ जाएगा, लिटरली निर्वाणा एकदम से, ठीक है। इस तरीके से आपका जब सब्जेक्ट पे कंट्रोल होगा, ये करने की जरूरत नहीं भी नहीं है, आंख बंद करिए और घूमते रहिए, ठीक है। चलो मैं कुछ और बताता हूं इसी के साथ साथ। अच्छा, तो अब एक काम करते हैं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी CH4 की, ये भी देख लो। सी सॉलिड, और इसको किस फॉर्म में लेंगे? ग्रेफाइट के फॉर्म में। अच्छा, ग्रेफाइट है तो कार्बन के कौन और एलोट्रॉप्स होते हैं? ग्रेफाइट, डायमंड, बकमिंस्टर फुलरिन, वो भी बता देता हूं मैं। तो जो है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होती है? एक मोल कंपाउंड फॉर्म करने के लिए उसके कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेबल स्टेट से क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो ये ग्रेफाइट है, हमेशा कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में ही पाया जाता है, कभी डायमंड मत लिख लेना, ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगी। ये भी नीट और मेंस का सवाल है तुम्हारे। अच्छा, तो ग्रेफाइट है तो डायमंड भी होता है, बकमिंस्टर फुलरीन भी होता है, ये तीनों एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। ग्रेफाइट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हार्डेस्ट मटेरियल नोन और अर्थ, अर्थ है कौन? डायमंड। 3.47 अराउंड अराउंड उसका क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो तुमको पता है, पता ही होगा कि लाइट को कितने, मतलब लाइट की स्पीड को कितने टाइम्स अपने अंदर स्लो करता है वो। अच्छा, बकमिंस्टर फुलरिन के बारे में आया, तो बकमिंस्टर फुलरिन का एक होता है C60 फॉर्म। उसमें कितने हेक्सागन और जो है हेक्सागन होते हैं? तो 20 हेक्सागन होते हैं और 12 जो होते हैं पेंटागन होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है मेंस मिनट में, तो ये चीज अपन लोगों ने पढ़ लिया, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देख लिया। अच्छा, और क्या, और कुछ है भैया इसमें या खत्म हो गया? मैंने कहा बहुत कुछ है, देखो तो सही। अब देखो, मान लो CH4 है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। अगर इसको ढंग से बनाऊं तो ये बाहर की तरफ निकल रहा है, ये पीछे की तरफ जा रहा है, sp3। तो और कौन से हैं जिनका sp3 है? H2O, NH3, ये भी sp3 है। अच्छा, तो H2O में होगा, मतलब भैया PS3 का भी होगा? मैंने कहा नहीं, PS3 एक ड्रैगो मॉलिक्यूल है। क्या है? एक ड्रैगो मॉलिक्यूल है। सब अपने आप कनेक्ट होता चला जाएगा, ड्रैगो मॉलिक्यूल है। ड्रैगो मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? वो जिनके अंदर हाइब्रिडेशन होता ही नहीं है। मतलब अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा नहीं है सेकेंड पीरियड ऑनवर्ड्स एलिमेंट्स के साथ, तो क्या होता है? तो वहां पे ड्रैगो मॉलिक्यूल बन के चला आता है। H2S, PH3, ये सब क्या है? ये सब ड्रैगो मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है कंडीशन? आप लोगों को पता है? नहीं पता है तो मैंने बता दिया कि सराउंडिंग एटम की जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, 2.5 से कम होती है, उसकी वजह से क्या होता है? वो इंटरमिक्सिंग हाइब्रिडाइजेशन नहीं करा पाते हैं ऑर्बिटल्स के बीच में। इसकी वजह से क्या होते हैं? उनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। वो जो लोन पेयर होता है हमेशा प्योर एस ऑर्बिटल में होता है। मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूँ तो डरना मत, प्योर एस ऑर्बिटल में होते हैं, जिसकी वजह से उनका बॉन्ड एंगल अराउंड 90 के करीब होता है। ये टोटल 7-8 होते हैं। आप ओल्ड स्टाइल से टीपो इस वाले फैमिली में, और नाना पाटेकर, असरानी, सब भिखारी इस वाले में। आप एक काम करिए, ऑक्सीजन यानी H2O को और NH3 को छोड़ दीजिए, बाकी सारे लोग का हाइड्राइड बना लीजिए, वो सब ड्रैगो मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर ये H2O है तो इसका शेप ऐसा होता है, अगर ये NH3 है इसका शेप ऐसा होता है, ठीक है बेटा जी। अब इसमें क्या है, ये क्या हो गया? इसका बॉन्ड एंगल कितना हो गया? 10, जो भी होता है 107 डिग्री, 104 डिग्री अराउंड। इसका 107 डिग्री अराउंड, इसका 109 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या देखने को मिला कि यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है एक पैरामीटर है केमिकल बॉन्डिंग में, जिसमें क्या हो गया? लोन पेयर के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लोन पेयर बढ़ेंगे बॉन्ड एंगल घटेगा। यहाँ 104 हो गया है बेटा जी, और यहाँ पे 107 है। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये उसका एग्जाम्पल हो गया। क्या अब NH3 है तो NH3 का प्रिपरेशन कर सकते हैं अपन किससे? हेबर्स मेथड से। किससे? हेबर्स मेथड से। N2+3H2 gives 2NH3। अब एग्जाम में सवाल पूछता है व्हाट इज द कंडीशन फॉर ऑप्टिमम प्रोडक्शन ऑफ NH3, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए। मॉलिब्डेनम एज अ आयरन, Fe2O3 एज अ कैटलिस्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सोचना है, ठीक है, इस तरीके से सोचना है आपको। यहाँ पे अगर आपने इनका बना लिया तो इनका डायपोल मोमेंट देख लो, ऊपर की तरफ होगा,
ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोचना है। मैं बस थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करवा रहा हूं आपके अंदर। समझना बात को बेटा, इंपॉर्टेंट है ये बात। मैंने बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको दिया। अच्छा, CH4 पे, CH4 ही अपना प्राइम मॉलिक्यूल था ना, तो CH4 किससे मिलके बना है? कार्बन एंड हाइड्रोजन से। अच्छा, तो C2 मॉलिक्यूल हो गया। C2 मॉलिक्यूल के लिए MOT लिख लो। MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, और क्या, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, और क्या, पाई 2p x, पाई 2p y। समझे मेरे भाई? वन, 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 टोटल जोड़ के देख लो क्या हो गया, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। बॉन्ड ऑर्डर बेटा क्या होता है? नंबर ऑफ, हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो गए? हाफ। बॉन्डिंग में कितने बेटा? 8। एंटी बॉन्डिंग में कितने देखो, यही तो एंटी बॉन्डिंग है सिर्फ, 4। कितना हो गया? बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 2 आ गया। यानी कार्बन हाइड्रोजन के बीच में दो बॉन्ड बना हुआ है। मतलब कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें बेटा देख सकते हो, एन नंबर ऑफ थिंग्स आप देख सकते हो इस तरीके से। बहुत सारी चीजें मैंने सिंपल सा एक आपको डेमो दिया कि इस तरीके से कहानी आप अपने लिए बना सकते हो, कुछ कर सकते हो, इवन बहुत कुछ देख सकते हो इसमें। मैं जस्ट हिंट देता हूं कि CH4 है आपका, इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड बना है, तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? हेड ऑन ओवरलैपिंग से। तो पाई बॉन्ड की बात आ गई, पाई बॉन्ड साइड ऑन ओवरलैपिंग से। तो कौन सा डी ऑर्बिटल जो पाई बॉन्ड नहीं बनाता? कौन सा है? DZ2। वो डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं बनाता है, डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं बनाता है। इस तरीके से आप खूब सारी चीजों को रिलेट कर सकते हो। हम लोगों ने ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों में गोल गोल घूम के देखा, सिर्फ एक मॉलिक्यूल से किस तरीके से हम कहानी को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो फिर ऐसी और वीडियोस के लिए आपका आपका जैसा इसके ऊपर फीडबैक होगा, वैसे मैं इंटरलिंकिंग पार्ट 2 या उसके बाद आगे सीरीज को लेके चलूंगा। तो मैं बस आप लोगों को एक थॉट प्रोसेस दे रहा हूं कि ऐसे भी आप रिवीजन कर सकते हो, जो है चीजों को समझ सकते हो। ठीक है बेटा, ऐसी मजेदार चीजों के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स के साथ, सारे लोगों के साथ इन वीडियोस को शेयर करो, जिससे कि ऐसा मैथडोलॉजी और चीजों को देखने का नजरिया उनको भी पता चले। मिलते हैं बेटा इसके बाद वाले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और फोड़ते रहो, पढ़ते रहो अपना जेई, नीट और जो भी एग्जाम आपके नजदीक आ रहा है उसके लिए। बाय बाय एवरीवन।